हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ हचिंसन के क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखेंगे। इसके पहले हमने दो सिस्टम कवर किए हैं, जिसमें बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है और आपका एंगलर एंड प्रांतल का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसको हमने बताया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए हचिंसन के क्लासिफिकेशन सिस्टम को शुरू करते हैं। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉन हचिंसन। 1884 से 1970 तक जो जिंदा रहे थे, वॉज ए ब्रिटिश बॉटनिस्ट। ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, एसोसिएटेड विद रॉयल बॉटनी गार्डन क्यू, इंग्लैंड। यहाँ के असिस्टेंट एसोसिएटेड थे यहाँ से। ही डेवलप्ड प्रपोज्ड हिज सिस्टम बेस्ड ऑन बेंथम हुकर एंड ऑल्सो बेसी। इन्होंने अपना जो सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया उसको बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम से बेस था। मतलब जो सिस्टम इन्होंने दिया था वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम पर ही बेस था। ही प्रेजेंटेड द सिस्टम in his 2-volume work The Families of Flowering Plant. The first volume contains dicotyledon and published in 1926 and second volume contains monocotyledon published in 1934. तो इन्होंने अपने सिस्टम को दो भाग में प्रकाशित किया था, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक था डाइकोटिलेडोन पे बेस था, जिसके बारे में जिनमें इन्होंने डाइकोटिलेडोन को बताया था, डाइकोटिलेडोन के बारे में, और पब्लिश किया था कब 1926 में। और सेकंड जो वॉल्यूम थी बुक की उसमें मोनोकोटिलेडोन के बारे में बताया था, जो कि पब्लिश किया था 1934 में। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि ये है, ही मेड सेवरल रीजन्स इन डिफरेंट ईयर्स। द फाइनल रिवीजन ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वॉज मेड जस्ट बिफोर हिज डेथ ऑन 2 सितंबर 1972 एंड वॉज पब्लिश्ड इन 1973। इन्होंने क्या किया था, जो अपनी बुक को जब पब्लिश कर रहे थे उसके पहले इन्होंने कई बार रिवीजन उस बुक का किया था, मतलब कई भागों में उसे प्रकाशित किया था। और जो जब सारे रिवीजन हो गए तो इन्होंने लास्ट अपनी डेथ से पहले अपनी लास्ट बुक लिखी और फाइनल लास्ट बुक लिखी थी, जो कि द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट थी, जो कि इनकी डेथ के तुरंत बाद 1972 के तुरंत बाद 1973 में प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, जिनमें इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्लैरिफाई करने के लिए जिन पॉइंट्स का यूज़ किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए प्लांट्स का, उन पॉइंट्स की बात करेंगे। तो द फ्लावरिंग प्रिंसिपल्स वर अडॉप्टेड बाय हचिंसन टू क्लैरिफाई द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहला इनका पॉइंट जो था, इन्होंने इवोल्यूशन टेक प्लेस इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन्होंने पहला क्या कहा कि इन्होंने बताया इवोल्यूशन जो होता है वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। यानी इवोल्यूशन जब होगा तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं तो कुछ चीज़ें बेकार भी होंगी। यानी इवोल्यूशन हमेशा एक जैसा नहीं होगा, अच्छा ही नहीं होगा। दूसरी पॉइंट की बात की थी उन्होंने, ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑल ऑर्गन्स डू नॉट इवॉल्व एट द सेम टाइम। इन्होंने बताया कि जो इवोल्यूशन जब होता है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सभी जो ऑर्गन्स होते हैं वो इवॉल्व नहीं होते, कुछ ही ऑर्गन्स इवोल्यूशन में आते हैं, यूज़ होते हैं। अगला पॉइंट इनका था, इवोल्यूशन हैज़ जनरली बीन कंसिस्टेंट एंड व्हेन अ पर्टिकुलर प्रोग्रेशन और रिट्रोग्रेशन हैज़ सेट इन द इट इज़ द परसिस्टेंट इनटू द एंड ऑफ द फायर। इन्होंने कहा कि अगर इवोल्यूशन होता है तो अगर इवोल्यूशन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के साथ किसी ऑर्गन का इवॉल्व होता है, उसके ऑर्गन का प्रोग्रेशन यानी कुछ उसमें बढ़ोतरी होती है, कुछ अच्छाई मिलती है, लाभ होता है, और या फिर रिट्रोग्रेशन यानी कुछ डिफेक्ट मतलब कि कुछ बेकार होता है उस ऑर्गन के साथ, तो वो हमें वो सेट रहेगा और हमें फाइलम के एंड तक वो लक्षण हमें देखने को मिलता है। ट्रीज आर सर्व्स आर मोर प्रिमिटिव देन हर्ब इन अ ग्रुप लाइक जीनस और फैमिली। इसमें इन्होंने बताया कि जो ट्रीज़ और श्रब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव हुए हैं हर्ब से, यानी बहुत पुराने हैं। ट्रीज़ यानी जो तुम आम का पेड़ और नीम का पेड़ ये सब देखते हो, श्रब यानी जैसे गुलाब का होगा तुम्हारा, ये सब श्रब ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं हर्ब से। ट्रीज़ एंड श्रब्स आर प्रिमिटिव देन क्लाइंबर्स। जो क्लाइंबर्स होते हैं जो कि किसी चीज़ का सहारा लेके चलते हैं विद एनी सपोर्ट, जो भी ट्रीज़ या फिर जो भी चढ़ते हैं उन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है। ये नए हैं और ट्रीज़ आर सर्ब्स इनसे पुराने हैं। पेरिनियल्स आर ओल्डर देन एनुअल्स एंड बाइएनियल्स। पेरिनियल्स कहते हैं जो कि 1-2 साल में जो कि फल देते हैं, ओल्डर है पुराने हैं, एनुअल्स एंड बाइएनियल्स। एनुअल्स यानी जो 1 साल में फल देते हैं और बाइएनियल्स यानी जो 2 साल में फल देते हैं, उनसे पुराने हैं पेरिनियल्स। टेरेस्ट्रियल एंजियोस्पर्म आर प्रिमिटिव देन एक्वेटिक एंजियोस्पर्म। टेरेस्ट्रियल एंजियोस्पर्म जो है वो प्रिमिटिव है, एक्वेटिक यानी जलीय पौधों से पुराने हैं। डाइकोटिलेडोन्स प्लांट मोर
प्रिमिटिव देन मोनोकोटिलडॉन्स प्लांट्स। डाइकोटिलडॉन क्या है, मोनोकोटिलडॉन से प्रिमिटिव है, इन्होंने बताया। सिंपल लीव्स आर मोर प्रिमिटिव देन कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है कंपाउंड लीव्स से। सिंपल यानी जो तुमको सिंपल दिखेगी और कंपाउंड यानी कई सारे उसमें दिखेगी। बाइसेक्सुअल प्लांट्स आर प्रिमिटिव देन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स एंड मोनोसियस प्लांट्स आर प्रिमिटिव देन डायोसियस प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट्स यानी जिसमें दो सेक्स मिलेंगे वो ज़्यादा प्रिमिटिव हैं। यूनिसेक्सुअल यानी जिसमें कोई एक ही मिलेगा, या तो मेल या फिर फीमेल मिलेगा एक प्लांट में, तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट पुराने हैं। अब बात करते हैं द सॉलिटरी फ्लावर आर मोर प्रिमिटिव देन फ्लावर्स ऑन इन्फ्लोरेसेंस। सॉलिटरी फ्लावर मतलब कि कोई अकेला फ्लावर जो होता है उसे सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है इन्फ्लोरेसेंस यानी कई सारे फ्लावर से ज़्यादा पुराना कौन सा फ्लावर है, सॉलिटरी फ्लावर। स्पायरली इम्ब्रिकेट फ्लोरल पार्ट्स आर मोर प्रिमिटिव देन वॉर्ल एंड वॉल्वेट। मतलब हमने पढ़ चुका है कि स्पायरली इम्ब्रिकेट क्या होता है, जिसमें कि ऐसे ऐसे और ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जो इसको स्पायरली अरेंजमेंट कहते हैं, और एस्टिवेशन में इसको स्पायरली अरेंजमेंट कहते हैं। और वॉल्वेट किसे कहते हैं, जो ऐसे 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 और ऐसे रहता है, इसको वॉल्वेट कहते हैं। तो स्पायरली जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, किससे, वॉल्वेट एस्टिवेशन से। पॉलीमेरस फ्लावर्स आर मोर प्रिमिटिव देन ऑलिगोमेरस फ्लावर्स। पॉलीमेरस फ्लावर यानी जिनके कई सारे फ्लावर्स होते हैं यानी पेटल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, किससे, ऑलिगोमेरस फ्लावर्स, इनके पास कम पेटल्स होते हैं। 15 नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि पॉलीपेटलस फ्लावर्स आर मोर प्रिमिटिव देन गैमोपेटलस फ्लावर। पॉलीपेटलस यानी कई सारे पेटल्स होंगे, और वो गैमोपेटलस फ्लावर यानी जो पेटल्स होते हैं फ्यूज होते हैं, उनसे ज़्यादा पुराने कौन से होते हैं, पॉलीपेटलस फ्लावर। फ्लावर्स विद पेटल्स पेटिफेरस एंड मोर प्रिमिटिव देन ए पेटलस फ्लावर। फ्लावर जो इनके पास पेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं उन फ्लावरों से जिनके पास पेटल्स नहीं होते हैं। अगला 17 नंबर पॉइंट कह रहा है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, यानी जिसको हम कैसे भी भाग में काटे तो वो बराबर भागों में कट जाता है। आर मोर प्रिमिटिव देन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, यानी जिन्हें दो भागों में बांट किया जाता है उनसे ज़्यादा पुराने एक्टिनोमॉर्फिक हैं। हाइपोगानी इज कंसिडर्ड एज मोर प्रिमिटिव फ्रॉम विच पेरिगानी एंड एपिगानी ग्रेजुअल इवॉल्व। तो ये पॉइंट कह रहा है हाइपोगानी कंडीशन यानी जिसमें ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं। किनसे, पेरिगानी यानी जिसमें ओवरी क्या होती है, वो ओवरी के चारों ओर तुम्हारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो उनसे, और एपिगानी यानी जिसमें ओवरी इन्फीरियर होती है उनसे ज़्यादा, इन सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव कौन है, हाइपोगानी जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है। अगला कंडीशन है एपोकार्पस। एपोकार्पस पिस्टल इज मोर प्रिमिटिव देन सिनकार्पस पिस्टल। तो इसमें कह रहा है एपोकार्पस कंडीशन वो होती है जिसमें कार्पल जो होते हैं फ्लावर के वो अलग अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव होता है। सिनकार्पस कंडीशन यानी जिसमें जो उसके कार्पल होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं उनसे, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव एपोकार्पस कंडीशन होती है। मैनीकार्पस प्रीसीड फ्यू कार्पस। मैनीकार्पस जिसमें पाए जाते हैं वो ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं, और कार्पल जिसमें कम कार्पल पाए जाते हैं वो कंडीशन कम प्रिमिटिव होती है। अगला 21 नंबर पॉइंट कह रहा है फ्लावर्स विद मैनी स्टेमेंस आर प्रिमिटिव देन फ्लावर्स विद फ्यू स्टेमेन। फ्लावर जिनके पास कई सारे स्टेमेन होते हैं वो मेल ऑर्गेनिस स्टेमेन कहते हैं। तो ये जिसके पास कई सारे स्टेमेन होते हैं वो ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं उनसे जिनके पास कम स्टेमेंस होते हैं। 22 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है सेपरेट स्टेमेंस आर मोर प्रिमिटिव देन कनेक्ट एंड फ्यूज स्टेमेन। सेपरेट यानी अलग अलग जो स्टेमेन होते हैं वो ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, किनसे, जिनके पास फ्यूज स्टेमेन है यानी जिनके स्टेमेन फ्यूज होते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड विद स्मॉल एम्ब्रियो इज प्रिमिटिव देन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड विद लार्ज एम्ब्रियो। एंडोस्पर्मिक सीड यानी जिसमें जो उसका जो एम्ब्रियो होगा, जो उसका बाहरी कवर होता है एंडोस्पर्म, वो मोर प्रिमिटिव है जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता उन सीड्स से। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है सिंपल फ्रूट्स आर प्रिमिटिव देन एग्रीगेट फ्रूट। सिंपल फ्रूट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंपल फ्रूट का मतलब है जो फ्लावर एक ही फ्रूट देता है उन्हें सिंपल फ्रूट कहते हैं, और एग्रीगेट फ्रूट का मतलब होता है जो फ्लावर कई सारे फ्रूट को देता है। जैसे आप सहतूत को तुमने देखा उसमें कई सारे फ्रूट होते हैं तो वो एग्रीगेट फ्रूट हो गया। सिंपल फ्रूट यानी तुम्हारे जैसे आम ले सकते हो कि एक फ्लावर से एक ही फ्रूट आम का बनता है, तो आम ले सकते हो, और भी कई सारे फ्रूट होते हैं।
ऐसे फ्रूट को सिंपल फ्रूट कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स। अगला कंडीशन ये है कि स्पायरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज एंड ऑफ द फ्लोरल लीव्स सेपल्स एंड पेटल्स आर प्रिमिटिव देन साइक्लिक अरेंजमेंट। जो सिंपल अरेंजमेंट लीव्स की होती है ना वो ज़्यादा प्रिमिटिव होती है, किससे? साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और स्टेम लीफ की। तो सिंपल स्पायरल अरेंजमेंट जो लीफ का होगा वो स्पायरल अरेंजमेंट मतलब ऐसे जो लीफ निकलती है ऐसे ऐसे करके, इसको स्पायरल अरेंजमेंट कहते हैं। और वॉर लीफ का तुमने देखा होगा जो इसमें, और जो साइक्लिक अरेंजमेंट लीफ की होती है यानी एक स्टेम पे ऐसे साइकिल के रूप में जो स्टेम लगी होती हैं उसे साइक्लिक अरेंजमेंट कहते हैं। तो स्पायरल अरेंजमेंट जो होता है वो प्रिमिटिव है साइक्लिक अरेंजमेंट लीफ से। तो ये सारे पॉइंट थे नोट्स के जिन्हें तुम लिख सकते हो। एटलीस्ट 15 to 20 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा तुमको, तभी तुमको नंबर मिलेगा। अब हम चलेंगे किस पे? क्लासिफिकेशन पे। तो इसके 20 पॉइंट को याद कर लेना और इसके नोट्स जो है तुमको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ही डिवाइडेड द फाइलम एंजियोस्पर्म इनटू 2 सब फाइलम, डाइकोटिलेडोन एंड मोनोकोटिलेडोन, जो कि हम जानते हैं कि बहुत सारे क्लासिफिकेशन में यूज़ हुआ। तो डाइकोटिलेडोन मोनोकोटिलेडोन में इन्होंने एंजियोस्पर्म को भागा। अब उसके बाद डाइकोटिलेडोन को इन्होंने 2 फर्दर डिवीजन बांटा जो कि लिग्नोसी एंड हर्बेसी प्लांट था। तो लिग्नोसी में इन्होंने क्या किया? फंडामेंटली वुड ग्रुप, जो भी जितने वुडी ग्रुप्स थे ट्रीज और सर्प थे उन्होंने उस सारे ट्रीज को और सर्प्स को लिग्नोसी ग्रुप में रख दिया था, डिवीज़न में रख दिया था। एंड हर्बेसियई जो ग्रुप था उसमें फंडामेंटली जितने भी हर्बेसियस ग्रुप इंक्लूड हर्ब थे, रेयरली श्रब्स, बहुत कम श्रब्स को, बाकी सारे जितने हर्ब्स थे वो हर्बेसियई डिवीज़न में रखे गए। तो अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेकंड मोनोकोटिलेडोन, जिसमें कि इन्होंने 2 into 3 डिवीज़न में इन्होंने डिवाइड किया था। पहला था कैल्सीफ्लोरेई, दूसरा था कॉर्लीफ्लोरेई एंड थर्ड था ग्लूमीफ्लोरेई। अब देखो इसमें क्या था। कैल्सीफ्लोरेई में क्या था? जो बाइसेरेट पेरियंथ था। पेरियंथ कैसे कहते हैं? जब हम किसी फ्लावर में कोरोला और कैलिक्स को डिफाइन न कर पाएँ तो दोनों को मिला के क्या बनता है? पेरियंथ बनता है। तो जो इसमें थे कैल्सीफ्लोरेई में जो पेरियंथ था वो दिख रहा था और बाइसेरेट था। तो इसे ऐसे जितने भी फ्लावर थे उनको कैल्सीफ्लोरेई डिवीज़न में रखा गया। कॉर्लीफ्लोरेई डिवीज़न में क्या रखा गया? जिसमें पेरियंथ जो थे वर्ल के रूप में थे और नियरली सिमिलर थे कई सारे पेरियंथ। और ग्लूमीफ्लोरेई में क्या किया गया कि जिसमें पेरियंथ जो थे ही नहीं, पेरियंथ बिल्कुल फ्लावर में किसी थे ही नहीं, उन सारे फ्लावर्स को एक ही डिवीज़न में रख दिया गया जिसका नाम ग्लूमीफ्लोरेई दिया गया। इसका एग्जांपल क्या है? ग्रासेस में तुम देख सकते हो पेरियंथ दिखता ही नहीं तुम्हें। तो ये था ये इनका क्लासिफिकेशन। तो अब एक ब्रीफ ले लें कि डाइकोटिलेडोन में कितने रखे गए? टोटल 83 ऑर्डर्स एंड 349 फैमिलीज़ को डाइकोटिलेडोन में रखा गया। मोनोकोटिलेडोन में क्या रखा गया? 29 ऑर्डर्स को रखा गया और 69 फैमिली को रखा गया। तो ये तुम्हारा एक समरी है पूरे क्लासिफिकेशन की, कितने ऑर्डर्स और कितने फैमिली को रखा गया दोनों ग्रुप में। सब फाइलम में कितने ऑर्डर और फैमिली को रखा गया ये देखो, नोट कर लो। अब बात करेंगे इस सिस्टम के मेरिट एंड डीमेरिट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट देखो अच्छे से ध्यान से देखना। इट इज़ द मोस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टर ऑफ प्लांट। ये बहुत ज़्यादा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है? जो कि इवोल्यूशन के आधार पर सिस्टम बनाया जाता है उसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं। और इसमें नेचुरल क्लास ऑफ प्लांट को बेस माना जाता है। इट इज़ द बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग एंजियोस्पर्म। इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज पे बेस्ड था, मैंने बताया। और इंटर रिलेशनशिप मतलब होता है कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट थे उनके बीच में क्या था? रिलेशन पता कर सकते थे। ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया था कि ये तुम पिछले ग्रुप को पता कर सकते हो कौन सा प्लांट था, किससे इवॉल्व हुआ था। सेवरल लार्ज ऑर्डर्स हैव बीन ब्रोकन इनटू स्मॉलर वंस लाइक रोजेस एंड मार्वेस। जो कई सारे बेसिस बेंथम होकर के तुमने सिस्टम में देखा कितने बड़े बड़े ऑर्डर थे, तो उनको इन्होंने क्या किया? छोटे ऑर्डर्स में तोड़ा, जैसे कि रोजेल्स एंड मार्वेल्स, ये एग्जाम्पल इसका। मैनी फैमिलीज हैव बीन रेज्ड टू द रैंक ऑफ ऑर्डर्स। एग्जाम्पल लेग्यूमिनेसी फैमिली हैज़ बीन रेज्ड टू द ऑर्डर लेग्यूमिनेल्स। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली थे, कुछ फैमिलीज़ के इन्होंने अपने ऑर्डर रैंक भी बढ़ाई, यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली जो थी इनको हटा के ऑर्डर में रखा गया और नाम उसका क्या दिया गया? लेग्यूमिनेल्स नाम दिया गया था। और 5 नंबर पॉइंट में क्या है कि मोनोकॉट इज़ करेक्ट। मोनोकॉट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम डाइकॉट्स एंड देयर प्लेसमेंट इन करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। मोनोकॉट को इन्होंने बताया कि डाइकॉट से इवॉल्व हुआ है और ये करेक्ट इन्होंने हर तरीके से कहा था ये चीज़। प्लेसमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म बिफोर एंजियोस्पर्म इन फ्लावरिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म को क्या किया था? एंजियोस्पर्म से पहले रखा था, जो कि ये सही चीज़ थी।
अब इनके डीमेरिट्स की बात करेंगे तो डीमेरिट्स में क्या था कि द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन हैबिट ओनली, इनका जो क्लासिफिकेशन था केवल और केवल हैबिट पे बेस्ड था कई जगहों पे। एंड द फैमिलीज लैमिएसी एंड वर्बिनेसी आर प्लेस्ड अवे फ्रॉम ईश्वर, और इसी कारण जो लैमिएसी और वर्बिएसी फैमिली थी एक दूसरे से अलग इन्होंने कर दिया था। द फैमिली मैग्नोलिएसी हैज बीन कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली बट अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स द फैमिली विंटरेसी इज द मोस्ट प्रिमिटिव। इन्होंने मैग्नोलेसी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव कंसिडर किया था, बट दूसरे ऑथर्स के अकॉर्डिंग क्या था, विंटरेसी फैमिली जो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव थी। देयर इज़ नो हाइपोथेसिस फ्रॉम प्रो एंजियोस्पर्म, इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रो एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जो कि ये गलत था, इनको बताना चाहिए था। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ हचिंसन्स ख़त्म हुआ है, और इसकी नोट्स तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। तो मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा कमेंट भी करना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।